उस गाड़ी से धक्का दे दिया जाता है जहां तेजस्वी और राहुल होते हैं, तो क्या कौन था इसके पीछे? आप कहते हैं कि लालू जी की पार्टी या आपको तेजस्वी से आपकी नहीं बनती या उस पार्टी से नहीं बनती? हमने कहा नहीं कहा, आप अहंकारी युवराज आप ही ने कहा। नहीं, मेरी बात समझिए। विरासत में कुछ चीजें लोगों को मिलती है, तेजस्वी जी को भी मिली, चिराग जी को भी मिला। लालू यादव रहे चाहे नीतीश कुमार रहे, बिहार में परिवर्तन की बयार या विकास की बयार नहीं रही। अगर हम बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें, हालात क्या कहते हैं? बिहार को लंबे समय से इकोनॉमिकल स्टेट की जरूरत है। बिहार को इतना जल्दी समझना बहुत दिक्कत है। कमी कहाँ रह गई पप्पू यादव जी? डबल इंजन की सरकार। तो बीजेपी का सनातन अलग है, आपका सनातन अलग है? नहीं, बीजेपी का सनातन, मेरा सनातन जो है देश का सनातन। अब बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सनातन नहीं है। बीजेपी का राम अलग है और हिंदुस्तान के जो राम है, भगवान है, वो बिल्कुल अलग है। ये जो अपराध हम देख रहे हैं बिहार में, ये चुनाव से ठीक पहले जब हो रहा है और अब तक तो थोड़ी शांति थी। आपने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया या नहीं किया? एकदम किया। तो महबूब आलम क्या कह रहे हैं कि आप तो पार्टी में है ही नहीं। प्रेम संदेश बार बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर है, वो उनके कानों तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव भी प्रभावित होने वाला है? जो 65 लाख वोटर की बात कर रहे हैं, यदि विपक्ष एक होकर के इस पर गंभीर निर्णय नहीं लिया, मुझको समझ में नहीं आता। कोर्ट से यदि कोई उम्मीदें, हमारी विश्वास यदि हमारा दिख गया, तो हम लोगों को कोई न कोई मजबूत और कठोर निर्णय लेने पड़े। प्रशांत किशोर को आप किस तरह का नेता मानते हैं? नेता हो तब ना, किसी तरह का नेता। वो नेता कहाँ से आ जाएगा? नेता बनने के लिए लोगों को 25 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल और अंतिम समय लग जाता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। स्पॉटलाइट में आज हमारे साथ एक ऐसा नाम जिन्हें कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग इनके कड़े विरोधी हैं, लेकिन इन्हें किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़मीनी राजनीति करने वाले, जनता के बीच अपनी अलग पहचान गढ़ने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी आज हमारे साथ हैं। तो आज इनसे होगी बेबाक बातचीत, क्योंकि ये खुद भी बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो पप्पू यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो इतने तरह से जब आप ग्रीट करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो सीधा सीधा आप साध रहे होते हैं, नहीं? क्या साध? वो जो हमारी वसुधैव कुटुंब है, सर्वधर्म संभाव है, सार्वभौमिकता है। आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एक रूम से बैठे बैठे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, आई लव यू सब कर देते हैं। और हमने भारतीय सभ्यता, उसकी संस्कृति, नमो बुद्धाय, बहुत बढ़िया, या जय भीम, या जोहार, जो हमारी सामाजिक चीज़ें हैं, या नमस्कार, तो नमस्कार हमारी सनातन संस्कृति है, समर्पण है। अस्सलाम वालेकुम, तो ये भाव है एक दूसरे के विचारों को, समाज को रेस्पेक्ट देना, उनका सेंटीमेंट है ऐसी चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अब चुनाव का माहौल है और सियासत बहुत गरमाई हुई है बिहार में, तो अभी आप क्या देख रहे हैं? मतलब अगर हम बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें, अपराध, ये सब तमाम बातें होंगी, लेकिन राजनीतिक हालात क्या कहते हैं अभी? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, बिहार पॉलिटिकल स्टेट है। बिल्कुल। बिहार को लंबे समय से इकोनॉमिकल स्टेट की ज़रूरत है, इकोनॉमिकल फ्रीडम की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग उसको सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन देते हैं। कश्मीर को पॉलिटिकल सॉल्यूशन की आवश्यकता है, तो हम उसको इकोनॉमिकल सॉल्यूशन देते रहते। तो इसको समझिए कि बिहार को इतना जल्दी समझना बहुत दिक्कत है। वो अलग बात है, देश की परिस्थितियों में से बिहार को कह देना कि जाति का जहर, हिंदू मुसलमान पूरे देश में, जिस तरीके से साउथ को लगभग छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान, लेकिन साउथ में कास्ट की फीलिंग देखिए आप, लिंगायत, बुक लिंगायत, नॉर्थ साउथ, हिंदी गैर हिंदी,
मराठी गैर मराठी, गुजराती गैर गुजराती, तमिल, मलयालम, आप उठा के देखिएगा तो सब कुछ हमारे कंट्री में। मुझे तो लगता है ये पूरे देश में ही है ये जातियाँ। ये हिंदू मुसलमान धर्म की जो हमारी हफीम है, हम आध्यात्मिक लोग हैं, हम सनातन वाले लोग हैं, हम बुद्धवादी हैं, हम कबीरवादी हैं। जब आप कहते हैं हम सनातनवादी हैं और एट द सेम टाइम जब आप ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे? सनातन का संस्कृति क्या, कल्चर क्या? सीधा सीधा हिंदू से जुड़ा है जी ना, हिंदू तो कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, सनातन वाले लोग हैं। सिंध, हिंद, हिंद तो हिंद है, हिंद में रहने वाले लोग हम लोग सनातन है, सनातन को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। सनातन का मतलब क्या? दूसरों का रेस्पेक्ट, दूसरों का सम्मान, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशियाँ, दूसरों के अधिकार की सुरक्षा करना। सनातन का मतलब है मानवता, इंसानियत। सनातन का मतलब है प्रेम। सनातन का मतलब है हर आदमी की खुशियों को ढूंढना। तो सनातन का मतलब बाइफर्केशन नहीं है। सनातन का मतलब नफरत नहीं है। सनातन का मतलब दूसरे धर्म, दूसरे जात, दूसरे वर्ग, दूसरे विचारों का अपमान करना नहीं है। तो बीजेपी का सनातन अलग है, आपका सनातन अलग है? नहीं, बीजेपी का सनातन नहीं, मेरा सनातन जो है देश का सनातन, 140 करोड़ लोगों का सनातन। अब बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो कट्टरवाद हिंदुत्व है, वो सनातन नहीं है। सनातन यदि होंगे, बीजेपी का राम अलग है और हिंदुस्तान के जो राम हैं, भगवान है, वो बिल्कुल अलग है। राम ने कभी नफरत नहीं किया, राम ने कभी आलोचना नहीं की, प्रतिक्रिया नहीं दिया, राम ने कभी बाइफर्केशन नहीं किया। शिव ने जहर पिया, कृष्ण ने कर्म आधारित देश की कल्पना की है, विश्व की कल्पना की है। धर्म नहीं, कर्म आधार। हमारा कर्म प्रधान कंट्री है, धर्म प्रधान नहीं। तो फिर बिहार कहाँ पिछड़ा रह गया? देखिए, आप कह रहे हैं इकोनॉमिकली पुश की जरूरत है। पिछड़ा तो पूरे देश में पर कैपिटा इनकम आप उठा के देखिए क्या है, मैक्सिमम 2 लाख सालाना। गोवा जाइए, चंडीगढ़ जाइए, हर जगह, और मिनिमम 33,000, बिहार 53,000 सालाना। 8 से 10,000 भी मेरी पर कैपिटा इनकम नहीं है। जो बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं, झारखंड एक बड़ा बिहार था। बिहार की हिस्ट्री चाणक्य से, मंडन से, मिस्र से, बिहार की हिस्ट्री विक्रमशिला से, नालंदा से, वैशाली की तपोभूमि से, आर्यभट्ट से, आर्थिक जनक मगध शासक से, कर्ण से, सीता से, आप उठा करके देखिए बिहार की धरती को। बिहार की धरती कंप्लीट रूप से दुनिया को स्पिरिचुअलिज्म दिया, आध्यात्मिकता दिया। बिहार की धरती आज भी मेहनत कश लोग हैं। बात मानता हूँ कि बिहार से कोई बड़ा रिवोल्यूशन नहीं हुआ। जब भी मुगल या अंग्रेज की क्रांति की बात आती है तो पंजाब और बंगाल अग्रणी रहते हैं। हिंदी पट्टी में आप जाइएगा तो बहुत आप सोशल जस्टिस की बात होगी, अध्यात्म की बात होगी, भगवान की बात होगी, भाग की बात होगी, किस्मत की बात होगी, साहित्य का बात होगा, सामाजिक सौहार्द की बात होगी, लेकिन क्रांति की बात बहुत आप नहीं देखिएगा व्यापक रूप से। तो बिहार को आप उठाइएगा तो एक समय 40% चीनी हम देते थे भारत को, आज 4% देते हैं। आज मात्र 9 चीनी मिल है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा मखान देते हैं, लेकिन कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मक्का देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फूड प्रोसेसिंग हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डेयरी मिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। कमी कहाँ रह गई पप्पू यादव जी? डबल इंजन की सरकार जब से हम बने, 15 साल लालू यादव जी की सरकार रही और 20 साल डबल इंजन की सरकार। आरजेडी से आप भी लड़े? आरजेडी हम तो नहीं लड़े, हम तो इंडिपेंडेंट लड़े। आप आरजेडी के साथ रहे? हम तो 7 बार में 6 बार नहीं, हम तो, हमारा तो बाइफर्केशन हुआ, हमारा तो लड़ाई हुई। वो बाद में हुई, लेकिन एक समय में आपने लालू यादव का साथ भी दिया। नहीं, बिल्कुल विपक्ष के नेता बनाने में हमने साथ दिया। जब कर्पूरी ठाकुर जी नहीं रहे, जगदेव बाबू को लाठी से पीटते पीट दिया गया।
एक सामाजिक परिवर्तन की भूख थी लोगों के भीतर। लालू यादव जी, रामविलास जी, शरद जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह यादव जी, सब लोग एक होकर के यूपी में भी सरकार बनी और बिहार में भी सरकार बनी। एक बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव में मुझे याद है कि लालू यादव जी लंबे समय तक सभी जाति धर्म वर्गों के एक आवाज बने और लगातार एक फ्रीडम लगा लोगों को। हमें राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक चेतना, सामाजिक आज़ादी, कर्पूरी जी के बाद, जगदेव बाबू के बाद शहीद सूरज नारायण सिंह जिस आवाज़ को उठाते थे, राष्ट्रकवि दिनकर, रेणु जी, ये सभी लोग। तो लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें परिवर्तन होना चाहिए, एजुकेशन, फ्रीडम, वेल्थ पर, हेल्थ पर, बिहार के डेवलपमेंट पर, वो थोड़ा रुकती चली गई। सामाजिक न्याय बढ़ता चला गया और एजुकेशनल फ्रीडम रुकता चला गया, इकोनॉमिकल फ्रीडम रुकता चला गया। वो चीज़ें कम होती चली गई। देखिए, ये समझ से परे है कि आप कहते हैं कि लालू जी की पार्टी या आपको तेजस्वी से आपकी नहीं बनती या उस पार्टी से नहीं बनती। आप हमने कहाँ कहा? नहीं कहा आपने। आप अहंकारी युवराज आप ही ने कहा। नहीं, मेरी बात समझिए। देखिए, उस ट्रक पर, उस गाड़ी पर पहले हम यहाँ आते हैं। विरासत में कुछ चीजें लोगों को मिलती है। तेजस्वी जी को भी मिली, चिराग जी को भी मिला, मोलिन देवरा के बेटा को भी मिला, अनुराग ठाकुर जी को भी मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिला, सचिन पायलट को भी मिला, बहुतों को मिला। संघर्ष एक अलग चीज है और कुछ लोग को जो विरासत में मिलती है तो आगे निकल जाते हैं अपने संघर्ष और अपने विवेक के बदौलत। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो संघर्ष के रास्ते नहीं चल करके व्यक्तिवादी हो जाते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। मैं आ रहा हूँ कि बिहार की स्थिति, बिहार की व्यापक संभावनाएं, बिहार की स्थिति में 20 साल नीतीश जी हो गए और 15 साल लालू यादव जी हो गए, 35 साल तो यही हो गए आज़ाद हिंदुस्तान में। कांग्रेस की सरकार जब तक रही तब तक जो चीज़ें आप सामने में देखिए, जिला स्कूल, कस्तूरबा, नवोदय, IIM, IT, यूनिवर्सिटी, रेलवे, किसी भी चीज़ों को उठा करके देखिए, जो प्रगति या राजीव गांधी विद्युत परियोजना, RTI, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस या मनरेगा, किसी भी चीज़ों को आप उठाइएगा, पेंशन, फेलोशिप, इंदिरा आवास, आप कोई भी पेंशन, 6 पेंशन, निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, तो आप उसको देखिएगा तो लगातार कहाँ से कहाँ प्रगति हुई। और उसके बाद जब हम आए 90 में सामाजिक परिवर्तन की बात आई कि नहीं, ब्राह्मणवाद व्यवस्था से हमको छुटकारा लेना, हम ऐसी चीज़ों से हमको निकलना चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या, जिसकी भागीदारी, वो नारा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, वो नारा कि अब की बारी भादों में, गोरी कलाई कादों में। कर्पूरी जी, वो जो मंडल कमीशन का दौर था जिसमें कर्पूरी जी पर बड़े नारे लगे कि यार बड़ी ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई। तो ये सब चीज़ें सामाजिक चेतना को बढ़ाता चला गया। JP लोहिया जी, बिल्कुल पिछड़ा पावे 100 में 60 जो नारा था JP का, लोहिया का। और ये लोग, JP कौन थे, क्या समाज से थे, ऊंची जात के लोग थे। सूरज बाबू कौन थे, राष्ट्रकवि दिनकर कौन थे। तो आप जब उठा करके देखिएगा, जब सामाजिक परिवर्तन की एक भूख जगी और जब हमारे वैचारिक लोग, चेतनशील लोग, जब इस देश के सामाजिक जब परिवर्तन की बात आई है, तो उसमें ऊंची जाति की भूमिका बहुत बड़ी रही है, ऊंची जाति के विचारक की भूमिका बहुत बड़ी रही है। और हम लोग क्या हुआ, उसके बाद हुआ ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण के खिलाफ कुछ नहीं था या ऊंची जात के खिलाफ कुछ नहीं था। BP सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, मुरारजी भाई हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो मुरारजी भाई को पिछड़ी जाति से तो थे नहीं, BP सिंह तो थे नहीं, चौधरी चरण सिंह तो थे नहीं, गुजराल मेरे प्रधानमंत्री रहे। तो
इसमें लड़ाई थी ब्राह्मणवाद, मतलब एक लंबा समय, और उसमें लालू यादव जी आ गए। लालू यादव जी 15 साल रहे। 5 साल के बाद लालू यादव जी को एक बेसिकली आर्थिक आज़ादी की बात या एजुकेशन पर की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन हम रिपीट पर रिपीट सामाजिक न्याय को करते चले गए। तो जो ईबीसी ओबीसी के जो बच्चे थे, एसटी एससी के जो बच्चे थे, वो जो चाह रहे थे कि हमको एक नया राजनीतिक स्वरूप मिला है तो हमें जीने का भी, हमें बढ़ने का भी, एजुकेशन का भी मौका मिले, वो थोड़ा नहीं मिल पाया। नतीजा हुआ कि वो रास्ता फिर नीतीश जी लोग अलग हुए और फिर पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित। मतलब अब कुल मिला के लबोलुबाब इसका यही है कि लालू यादव रहे चाहे नीतीश कुमार रहे, बिहार में परिवर्तन की बयार या विकास की बयार नहीं बह पाई। यही नहीं, मैं आज भी फिर कह रहा हूँ, विकास को जब ग्लोबलाइजेशन की बात आई मनमोहन सिंह जी के समय 14 में, तो नीतीश कुमार जी का पदार्पण हुआ। तो जब कुछ पूरा का पूरा देश और दुनिया में इकोनॉमिकल सस्टेन की लड़ाई थी कि कैसे हम उसको इक्वल करें, किस तरीके से चीज़ें हों, तो उसमें जब देश में विकास की बात आई तो थोड़ा बिहार में भी मनमोहन सिंह जी के समय में मनरेगा, गांव की सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल जी के समय में भी आया। उसके बाद एजुकेशन पर, राइट ऑफ पंचायती राज व्यवस्था पर राजीव गांधी जी के समय, कंप्यूटराइज को राजीव गांधी जी के समय, फिर मनमोहन सिंह जी ने जो एक व्यापक परमाणु जो आज बिजली हम देख रहे हैं, तो उसमें उन्होंने काम डेवलपमेंट को की शुरुआत हुई। तो उसमें कुछ परसेंटेज बिहार को भी मिला, तो जिसका श्रेय नीतीश कुमार जी को भी मिला। नीतीश कुमार जी ने उसको समझने की भी कोशिश की, और निश्चित रूप से कुछ समझने के प्रयास के कारण नीतीश कुमार को लगातार एक सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार जी शुरू की करना। सुशासन बाबू कहें, नहीं, सोशल इंजीनियरिंग, सुशासन बाबू भी कहना लगे, लेकिन जो स्थिति आज बिहार की है, एक दिन में 12, 14, 18, 20 हत्याएं, दर्जनों से ऊपर बच्चियों का बलात्कार, और लगातार जमीन, बालू, शराब के बीच के माफियाओं के बीच में घिसते रहना, तो आज प्रकाष्ठा पर है। आज उसको आप हल के रूप में नहीं लीजिए। तो ये मतलब बहुत सारे विषय हैं, हम बात कर रहे थे राजनीतिक हालात पर, लेकिन अभी आपने अपराध की बात कर दी। ये जो अपराध हम देख रहे हैं बिहार में, जो स्थिति है इतनी गड़बड़ है, ये चुनाव से ठीक पहले जब हो रहा है, और अब तक तो थोड़ी शांति थी। नहीं, 10 सालों से लगातार आप जाइए दानापुर, जाइए आप, नहीं, लेकिन पराकाष्ठा नहीं, आप जाइए, बालू के चलते 10-10, 20-20 हत्या होती रही है नीतीश के सरकार में। आप चले जाइए मानेर, चले जाइए दानापुर, चले जाइए छपरा के इलाके। लेकिन जिस तरह गोपाल खेमका का केस आ जाता है, गोपाल खेमका और तो सिंगल है, एक दिन में पटना में 10-10 हत्या, नालंदा में हत्या, हाजीपुर में हत्या। आपको एक चीज़ की, यदि आप उसको जंगल राज कहते हैं तो इसको तो आप उसको महाजंगल या महागुंडा राज कहना पड़ेगा। ये स्थिति पैदा हो गई। किसी ने, देखिए, 2-3 चीज़ है जो बिहार में बेसिकली, एक है भ्रष्टाचार, कि दोनों के रीजन में पूरा फला फूला, तो कौन बिगाड़ रहा है हालात? और दूसरा भ्रष्टाचार के बाद जो सबसे ज्यादा रहा पलायन। भारत में, दुनिया में इतना नहीं हुआ होगा जितना बिहार से बाहर पलायन हुआ। पढ़ने के लिए भी बच्चे बाहर गए, और मजदूरी और रोजगार के लिए भी बाहर गए। हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम बिहार में खेती भी कम है लोगों के पास, तो फूस का घर है, हम पक्का के मकान को नहीं देख पाते हैं। और हमारे पास जो मंडी सिस्टम है, जो बाजारवाद है, जो कोऑपरेटिव सिस्टम, सब खत्म हो गया। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है। तो हम कभी मक्का पे, मखान पे, फूड पे, दूध पे, दलहन पे, तिलहन पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने ऐसी बेसिक चीज़ों पर कि हम, जैसे पर्यटन है, पर्यटन बिहार में बहुत ज़्यादा दुनिया का नंबर 1 हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप उठाइए गुरु गोविंद सिंह साहब को, आप महावीर को देखिए, बुद्ध को देखिए, आप चाणक्य को देखिए, विश्वामित्र को देखिए, मित्र को देखिए, आप शेषासुरी को देखिए, राजकवि दिनकर को देखिए, विद्यापति कवि को देखिए, आप भिखारी ठाकुर जी को देखिए, सदाकत आश्रम है, नहीं वो नहीं, वैशाली को देखिए, सदाकत आश्रम और छोड़िए, वाल्मीकि की भूमि को देखिए, आप जेपी की भूमि को देखिए, राजेंद्र राव को देखिए, आप चाणक्य की भूमि को देखिए, मंडन मिश्र की भूमि को देखिए, आप लोरी को देखिए, सलेश को देखिए,
चौरमल को देखिए भगवान, तो आपको क्या लगेगा, आप जाइए संस्कृत विश्वविद्यालय को देखिए, आप नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को देखिए, तो आपको लगेगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा, दुनिया को जानने के लिए बिहार से ज़्यादा आध्यात्मिक जगह नहीं है। और यदि साहित्य की बात कीजिएगा तो बिहार नंबर 1 है। तो पर्यटन पर हमारा सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने, दोनों आदमी ने मिलकर के, और डबल इंजन की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो विशेष राज भी नहीं मिला, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। हम 73% बाढ़ से प्रभावित है। 35 सालों में हम और ज़्यादा गाद हो गए, नदी नासूर बनता चला गया। हम नदी पर ध्यान नहीं दिए, हम बांध पे ध्यान नहीं दिए, हम कैनाल पे ध्यान नहीं दिए। तो बिहार की स्थिति जो 13 करोड़ है, 12 करोड़ 90 लाख, वो बिल्कुल समझिए कि खत्म होता चला गया। और जाति के जहर में हम लोग इतना इन्वॉल्व हो गए, और हिंदू मुसलमान में, कि हमने कभी विकास की बात, कभी पटना यूनिवर्सिटी की बात। लेकिन जनता ने तो आपको सिर माथे पर रखा, आपको बार बार जिताते हुए आपको। मेरी बात समझिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पप्पू यादव की बात छोड़ दीजिए, मैं एक सेवक या एक बेटे के रूप में मैं भगवान की तरह लोगों की पूजा करता हूँ। मेरे लिए ना कोई जात है ना पात है। ये न्याय के मंदिर में आ बैठे हैं, पीछे में 300 लोग यहाँ पर इलाज कराते हैं, जिनके लिए मैं 28 रूम बनाए हुआ हूँ। गरीब आदमी सब रहते हैं, उनका खाना, न्याय का मंदिर, सेवा आश्रम, पटना फ्री, पूर्णिया फ्री, खुर्दा फ्री। एक दिन में मिनिमम 2000 मैक्सिमम 5000 लोग मेरे यहाँ खाना खाते हैं। पप्पू यादव का न कोई जात है, ना धर्म है, ना मजहब है। कोरोना में देखिएगा तो 9 महीना हम घर नहीं गए। हमारी स्थिति वो हुई कि आप सोच नहीं सकते हैं। हम मरते मरते बचे, बाढ़ हो तो हम मरते मरते बचे। एम्बुलेंस और हवा के पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। तो हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है किसी भी घटना से, वो बिल्कुल ऊपर है। और मेरे दरवाजे से कोई एक आदमी लौट के नहीं गया। पप्पू यादव जी, तो पप्पू यादव को यदि किसी ने मदद किया, या हम चुनाव जीते 7 बार, जिसमें 6 बार इंडिपेंडेंट हैं, तो जनता ने बेटे की तरह किया, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा समर्पण रहा। मैंने किसी भी इंसान को नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस जात के लोग हैं, किस क्षेत्र के लोग हैं, या किस राज्य के लोग हैं। लेकिन पप्पू यादव जी, जब आप ये कहते हैं ना, आपका कोई धर्म है, ना जात है, ना मजहब है, इंसान है, आप एक इंसान हैं, आप बेटा हैं, हाँ, आप सेवक हैं। बहुत अच्छी लगती है ये बातें जब, लेकिन आप जब हकीकत की धरातल पर उतरते हैं, तो बिहार के जैसे राजनीतिक क्षेत्र में धर्म, मजहब, जातीय समीकरणों के बिना खेल हो नहीं सकता है। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पप्पू यादव जी अकेले अलग थलग पड़ गए हैं, ऐसा है क्या? राजनीति में देखिए, राजनीति बड़ी धूर्तई की चीज़ है, दुष्टई की चीज़ है। राजनीति को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते। मदर टेरेसा ने भी जो सेवा की थी, तो जस्टिस क्राइस्ट के मिशन को पहुंचाने के लिए किया था। सेवा, मदद और राजनीति दोनों नदी के 2 किनारे हैं, इसको आप एक साथ नहीं तोड़ सकते। सेवा और मदद एक जीने का थॉट प्रोसेस है, और आपके जो संस्कार हैं, आपका जो एक सच्चाई का रास्ता है, जिसको आप आइडियोलॉजिकल मानते हैं, सुभाष को, कबीर को, जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ, कृष्ण के कर्म को, राम की मर्यादा को, या वसुदेव को, जो बुद्ध के भाव को जो देखता हूँ, तो उसको मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। मैं मर जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा। मेरे जीवन पर उस गरीब और आम आदमी का जस्टिस, जहाँ से सारे रास्ते बंद होते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू हो जाता है। और हर कीमत पर आप उठा के, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्या आप अलग थलग पड़ गए? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जब आप सच्चाई की बात कीजिएगा तो सुकरात को जहर दे दिया गया, कबीर को किसने एक्सेप्ट किया, बुद्ध को मार पत्थरों से भगा दिया, मोहम्मद साहब पर पत्थरें चली, गुरु गोविंद सिंह साहब को 4 बच्चे चुनार में चिना दे, मान लिया, लेकिन आप और अलग पप्पू यादव तो एक साधारण आदमी है। जब आप जब मिक्सअप नहीं कीजिएगा, देखिए इस युग में यदि आप नेताओं की चमचागिरी और गणेश परिक्रमा नहीं कीजिएगा, दलाली नहीं कीजिएगा, तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। आप इसको लिख लीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, मैं झूठ तो इस जन्म में नहीं बोल सकता। सच्चाई की बात आप जानना चाहेंगे तो मेरे लिए, मैं सच्चाई कम करने का प्रयास लगातार करता हूँ। चलो थोड़ी सच्चाई कम बोलते हैं, जिससे मेरा भी रास्ता लगे। मैं सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ, लेकिन जब मैं चुनाव की बारी आती है तो जाति का जहर हमें डसता है। हम जिस सीमांचल और कोसी के इलाके में से हम पैदा हुए आए, सिंहेश्वर ने बनाया और मधेपुरा
मेरा घर है, जन्म लिए पूर्णिया में, कर्म मेरा पूर्णिया की धरती रही, जहाँ मेरा कोई जात नहीं है, पूर्णिया में कोई कास्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हम प्रभावित हुए मधेपुरा में। जब मधेपुरा के लोगों ने हमको MP में हराया तो बाढ़ आ गई। अब बाढ़ की सेवा करके निकले तो MLA में हरा दिया तो कोरोना आ गया। तो कोरोना में पप्पू यादव जी को 9 महीने के बाद बहुत बुरे तरीके से परेशान किया इन लोगों ने। वर्ल्ड ने लिखा पप्पू यादव के बारे में #रिलीज। तो मैं ये सोचा कि मैं दोस्त खुद को जनता को क्यों दूँ। जनता को या तो मेरी कोई कमी रह गई होगी। मुझे समझ में नहीं आया कि मधेपुरा में सवाल ये नहीं था कि जनता ने आपको नकारा या नहीं। मेरा सवाल था आप अलग थलग हैं या नहीं। तो क्या बोला, जब जनता ही अलग थलग कर देती है अपने बच्चे को, माँ ही अलग कर दे, आप समझिए। जिसके लिए मैं सोया नहीं, घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दी। 22 घंटा जगा रहता हूँ, काम करता हूँ। मेरी संपत्ति मेरे जीवन पर, मेरे शरीर पर अधिकार है गरीबों का। जब वही अलग थलग कर देते हैं, या वो जब चुनाव आती है तो जात पात और धर्म और मजहब में उलझ जाते हैं, तो आप सोचिए मेरी स्थिति और लोग क्यों करेंगे। आप इस बात को समझिए। आपके चेहरे पे, होठों पे मुस्कान है, आंखों में नमी है। मैं आपको क्या बोला, मेरी बात को समझिए ना। जो आदमी कहाँ 84 में इंटर कॉलेज का प्रेसिडेंट, 90 में सारे 22 साल के एज में MLA, सिंगरसर की जनता ने कभी हमको, लालू यादव सबसे ज़्यादा विरोध किए टिकट में, फिर भी मैंने इंडिपेंडेंट होकर के उनकी मदद की। फिर हर MP के चुनाव में सबसे ज़्यादा मदद और मेरे विरोध में पूर्णिया गए लालू यादव जी। तो जो सफ़र मैंने किया, जब घर के लोगों ने ही मुझको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या कह सकता हूँ। आज जो मेरी कमजोरी है, या मैं, आप जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं क्या अलग थलग, ये अलग थलग करने की औकात और हम किसी पार्टी से नहीं हैं। अब मैं दिल से आज आपको कहता हूँ कि मैं आइडियोलॉजिकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो ब्लेसिंग है मेरे प्रति, वो बिल्कुल निश्चल है। और मुझे कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो मध्यम मार्गीय मार्ग, बुद्धम शरणम गच्छामि संगम, से वो मुझे पसंद है। ना नफरत, ठीक है तुम भी जियो हम भी जिए, एक ना साउथ ना नॉर्थ, ना हिंदी ना गैर हिंदी, ना हिंदू ना मुसलमान, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, एवरीवन इक्वलिटी। तो जो कंट्री का सैफरन डेमोक्रेटिक वे है, तो वो हमको पसंद। लेकिन अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कांग्रेस ने जिनको बहुत कुछ दिया, वो कांग्रेस के नहीं हुए। सिंधिया जी को देखो, जितन प्रसाद के देखो, मुलिन देवरा को, जो बहुत सारे लोग कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इन लोगों को। या जो कांग्रेस के भीतर हैं, वो देखिए कभी कभी क्या आलोचना करने लगते हैं, चाहे शशि थरूर जी लीजिए, मनीष तिवारी जी लीजिए, या और भी लोगों को लीजिए। भीतर घात बहुत है। लेकिन जो आदमी कंप्लीट कांग्रेस के लिए पागल है, पप्पू यादव, उसको कोई रिस्पेक्ट सम्मान ही नहीं है। उसको क्यों, क्या कारण है कि जो आदमी, मुझको तो कभी कांग्रेस। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के लिए आप इतना जी जान। नहीं सुनिए ना, कांग्रेस से तो हमको कभी कुछ मिला नहीं, या कांग्रेस से तो मैंने कुछ लिया नहीं, या कांग्रेस ने तो हमें कुछ दिया नहीं। लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का जो ब्लेसिंग है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ऐसे समझिए, नहीं समझेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जिसका हिसाब नहीं है। लेकिन जब बिहार की बात आती है, बिहार के वर्कर के साथियों की बात आती है, तो जब वर्कर साथी भी, जिनके लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, हमसे बहुत MLA बने, MP बने, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल चीज़ों में आकर के प्रेसिडेंट बने, मुखिया बने, जिला परिषद बने, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी छोटी हो गई, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं, वही छोड़ के चले जाते हैं। बड़े बड़े दल में जब चुनाव आता है, कोई इधर उधर चला जाता है, तो दिक्कत तो है। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति हो गई है, उसमें आप देखिएगा कि आज यदि 10 MLA बना भी लें तो BJP खरीद लेगी या कोई दूसरी पार्टी खरीद लेगा। तो मैं अलग थलग अपने घर में ही पड़ जाता हूँ। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि गठबंधन धर्म की राजनीति में, जाति धर्म की राजनीति में मैं फिट नहीं बैठता हूँ। दूसरी चीज़,
सच्चाई इतनी कड़वा होती है कि कोई दल के नेता या दल को बहुत एक्सेप्टेबल नहीं होता है। दो, तीसरी चीज़, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, विचारों का भी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझसे जो वो चमचागिरी और गणेश परिक्रमा वाला जो वो नहीं हो पाता है, वो उसको ठेठ भाषा में दोगलई भी बोला जाए। साफ सुथरा आदमी हूँ, सच बोलता हूँ तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सच बोलना राजनीति में बहुत खतरनाक खेल है, इसको आप समझिए। अब बहुत दिक्कत होती है और दिक्कत है, पता नहीं क्या होगा। देखिए, पर जब व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं तो ये तो सार्वजनिक जीवन की बात है। ये एक सवाल है, सीधा हाँ या ना में कहिएगा, आपने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया या नहीं किया? भैया ने एकदम किया, प्रियंका जी के कहने पर बिल्कुल किया और कर दिया। बाद में टिकट नहीं मिली, वहाँ गठबंधन धर्म को निभाने में हम चले गए, कोई दिक्कत है, मुझे मलाल नहीं है। महबूब आलम क्या कह रहे हैं कि आप तो पार्टी में है ही नहीं। आप देखिए कौन क्या बोलते हैं, बेचारे वो नेता हैं माले के, उनसे कौन बुलवाता है, उसके पीछे कौन फ्रंट कर रहा है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पप्पू यादव क्यों मिर्ची लगती है मुझको नहीं पता। मैं भाई मानता हूँ, सीमांचल मेरा घर है और जितना वो मुसलमान है उससे ज़्यादा माइनॉरिटीज़, दलित और गरीब का इशू पप्पू यादव उठाते हैं। और मेरा रिश्ता जो मुसलमान या दलितों के बीच है, गरीबों के बीच है, वो खून का रिश्ता है। और वो नेता हैं, अब हम वर्कर हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि प्यादा की वैल्यू कितनी होती है। प्यादा को हटा दीजिएगा तो किश्ती, घोड़ा, मंत्री, राजा को नहीं बचा सकता। उनको दशमलव, कोमा, हैपन, रेफन का भी पता नहीं है कि हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन सॉल्व होने में कितना, उनको कुछ भी नहीं पता। अब मैं उनको क्या बोलूं? अब आकाश पर थूक फेंकने की आदत लोगों को हो जाए या मैं कुछ बोलूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। तो कहावत है, गांव घर में हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। लेकिन आप कह रहे हैं, कौन क्या बोलते हैं, मैं उसके पीछे तो जाऊंगा नहीं। कौवा कान लेके उड़ गया, जिनको जो गाली देना हो दिल्ली। मेरा काम तो विकास है। लेकिन आपकी आवाज, आपका जो प्रेम संदेश बार बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस को लेकर है, वो उनके कानों तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? देखिए, मुझको लगता है कि सूरदास ने कहा घी गड़गड़ाया कहाँ, घी डाल दिए, घी गड़गड़ाया कहाँ। और दूसरी बात लगता है कि 0-100% पर पानी गर्म होता है, माइनस पर बर्फ जमता है। हो सकता है हम में कोई कमियां रह गई होंगे, 100% नहीं गया होगा, माइनस पर बर्फ नहीं जम पा रहा है, या मुझको लगता है कि मेरे लाड़ प्यार में कोई कमी रह गई होगी। तो मतलब मैं अपने नेता को क्यों दोष दूं, मैं जो लीडर को क्यों दोष दूं? तो आपको आज ये लगता है मुझ में कोई कमी रह गई होगी कि हम एक्सेप्टेबल नहीं हो पाए। तो आपको आज ये लगता है कि विलय करना गलती थी? देखिए, जिस समाज में मैं आता हूँ ना, मेरे लिए इतना दुखद पल था कि जब मुझको लगा एमएलए एमपी में लोगों ने हरा दिया, मुझे लगा नहीं, एक कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्टी या गठबंधन की राजनीति हमें करनी पड़ेगी। और ये जो हम सेवा और मदद या दुनिया के साथ रोडों पर संघर्ष करके सड़क से सदन तक जो पप्पू यादव को 5-5 बार अवार्ड मिला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा डिबेट में पप्पू यादव को अवार्ड मिलना, और हर दिन कॉमन लोगों के मुद्दों पर बात करना, देश के लोगों पर बात करना, आदिवासी, ST पर बात करना, एजुकेशन सिस्टम पर बात करना, UPSC, SSC, BPSC के लिए लड़ना, OBC के लिए लड़ना, जातीय आरक्षण के लिए लड़ना, या ममता, आशा, आंगनबाड़ी, सारी चीज़ों पर लड़ाई होना। जब कोई मेन डिजास्टर आए तो सबसे पहले पप्पू यादव भूज पहुंच जाओ, मणिपुर पहुंच जाओ, गुजरात पहुंच जाओ, लाठी खाओ, बम खाओ, सब खाओ, लेकिन चले जाओ, पहुंचो, पप्पू यादव पहुंचो। पप्पू यादव पहुंच गया, पप्पू यादव आएगा, मदद करेगा, पप्पू यादव आएगा तो जस्टिस मिलेगी, आ गया पप्पू यादव तो मैसेज आएगा। लेकिन जब उसके बावजूद मुझको लगा कि पब्लिक या जो घर है मेरा वो उनको कुछ दिखता ही नहीं है। कापर करूस पिया मोर आनर, जिसके लिए कान कटा है वही के कनकट्टा। तो ये स्थिति घर में भी हो गई। तो मुझको लगा चलो प्रियंका जी की के दिल में कहीं ना कहीं एक जगह है और हो सकता है वहाँ पर हमको एक अच्छा जगह मिले, अच्छा
बैकअप मिलेगा। तो ठीक है, उनका रेस्पेक्ट है मेरे प्रति, इसमें कोई दो मत नहीं है। चुनाव में भी उनका स्नेह, उनका रेस्पेक्ट मेरे प्रति था, वो नहीं गए। राहुल जी को कहा, प्रेशर था जाने के लिए। तेजस्वी जी वहाँ 5 दिन रह गए, 70 MLA लेके कैंप किए। बिल्कुल कोई व्यक्तिगत दुश्मनी से भी कठोर दुश्मनी उन्होंने मेरे साथ निभाया, जबकि हम लालू जी को हमेशा पिता की तरह सम्मान करते रहे। अब उसके बाद मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बच रहा था। मुझे लगा कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर माइनॉरिटीज, ST, गरीब और EBC OBC की संख्या बहुत ज़्यादा है। मात्र 2% भी अपर कास्ट के लोग उस इलाके में नहीं हैं। और उनका तो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो साफ है, वो क्लियरिटी है कि नहीं, पप्पू यादव किसी भी कीमत पर सामाजिक परिवर्तन की धारा में रही। ये जो धारा की राजनीति है वो पप्पू यादव को बर्बाद करती चली गई, वो खाती चली गई। मेरी जो सच्चाई थी, मेरे भीतर जो आग था और है दुनिया बदलने की, माफियाओं के खिलाफ लड़ने की, ज़मीन बालू शराब माफियाओं को चैलेंज करने की, सबसे पहले घटना पहुंचने की, अपराधियों को चैलेंज करने की, या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो हमारी क्षमता थी, हमारी जो ओज था, पागलपन था, तो वो धीरे धीरे तो आपको क्या लगता है, जैसे आप जेल काट के आए, आप बाहुबली की छवि लेकर आप निकले, तो क्या ये सब आपके खिलाफ चला गया? आपको लगता है? नहीं, कहाँ, कभी नहीं। 90 के पहले तो कोई केस लाइफ में हुआ नहीं। और मुझ पर आचार संहिता और आंदोलन का केसेस है। एक लालू यादव जी की असीम कृपा हुई, 90 के बाद कुछ केसेस लालू यादव जी की सरकार में होती चली गई। वो उनकी चीज़ें थी। एक केसेस में CBI इंक्वायरी हुआ, उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। पप्पू यादव आनंद मार्ग स्कूल का पढ़ने वाला एक लड़का, एक देश में 100-200 घर जमींदार होंगे तो उसमें एक फैमिली हम लोग भी आते हैं, और जिसको न किसी चीज़ की कमी, एक अच्छा परिवार, हाथी पर चढ़ना, नैलून और टेलरिंग का कपड़ा पहनना, बच्चे में दादा कोई काठमांडू और बम्बई से कपड़ा आ रहे हो, तो उसको कभी ये सपना में भी नहीं सोचा होगा। जब माँ ये गाती थी कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जग में राज दुलारा, कोई कुमार साहब कहता था, कोई पप्पू, हमारे आनंद मूर्ति जी ने मेरा नाम राजेश रंजन रख दिया। फिर हम NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की बुक्स ला करके, कभी लगता था कि हम एक डिफेंस की तैयारी करें, वहाँ वर्किंग करें। फिर जिला स्कूल के बाद एक सामाजिक परिवर्तन आई, कर्पूरी जी के साथ एक बहाव आया और राजनीति की दिशा बदल गई, और 90 में हम MLA हो गए। 90 के बाद केसेस की बात आई, इसलिए बाहुबली सब पप्पू यादव पर जो लोग तारीफ पा रहे हैं, या जिस पर दंगा का केस है, जिस पर कई मर्डर केस, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो आते के बाद बदले, तो वो सब उनसे पूछिए। पप्पू यादव पर ये सब चीज़ लागू नहीं होता, और मुझे बाहुबली सब पसंद भी नहीं है। अन्ना रॉबिन हुड बनने की इच्छा है, सेवक हैं, बेटा है, यही काफ़ी है। और ये सब चीज़ें कोई काम नहीं आती, ये सब चीज़ें कोई बात नहीं। आप जब कहते हैं, बार बार आप एक जगह कह रहे थे कि आप तो डगरा के बैगन है, डगरा के बैगन है, उसका मतलब क्या हुआ? डगरा के बैग मतलब मैं तो समझ रही हूँ। क्या डगरा का बैगन? मैंने कहा राजनीति में जिस तरीके से, अरे भैया हम लोग की कोई पूछ तो है नहीं, कोई डगरा बैगन, कभी इधर डगरा के बैगन में, कभी इधर घुलट जाओ, कभी उधर घुलट जाओ। तो मुझको लगा कि समाज के चलते डगरा का बैगन बनना पड़ जाता है। लगता है कि सोसाइटी यानी कह दे फिर कि पप्पू यादव, फिर आप अस्थिर नहीं रहे, फिर आप, और इतना अपमानित झेलना पड़ता है। और ख़ास तौर पर मैं दिल से आज आपको कह रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ का जो लगाव है और दलितों का मेरे प्रति, वो खून की तरह लगाव, और उनके रेस्पेक्ट के कारण मैं इतना अपमानित भी इसलिए झेल लेता हूँ कि मुझे कोई दूसरा रास्ता मैं चुन नहीं सकता हूँ। ये प्रॉब्लम होता है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, वैचारिक प्रॉब्लम होता है। तो दिक्कत तो है मैडम, राजनीति में बहुत कभी कभी परिस्थितियाँ हीरो बनाती है मैडम। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। नो पेशेंस नो लाइफ। पेशेंस विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। ये जो, अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बात का प्रतिक्रिया देते रहिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा आप सड़कों पर लाठी खाते रहिए। बहुत लंबा हो गया, 59 साल की मेरी उम्र हो गई अब, और लगातार कहाँ 84, 83 और कहाँ 25 में हम इन कर गए। तो इसीलिए मैडम राजनीति
बड़ा विचित्र चीज़ है। राजनीति को आप इतना फेयर रूप से नहीं देख सकते हैं। और प्रेजेंट की जो राजनीति है वो घटिया हो गया। आप कोरोना में पूरा ज़मीन बेच दीजिए, चाहे आप बाढ़ में पूरा ज़मीन बेच दीजिए, जनता के लिए आप उपलब्ध रहिए। जो उपलब्ध नहीं है वही एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है। तो आज भी जब लाठीचार्ज हो रहा है छात्रों पर, आज भी जब लाठीचार्ज हो रहा है, तो मैं तो देख रही हूँ आप लगे हुए हैं। मैं तो आप दिल तो समझिए, टूटता है ना आपका। नहीं तो आप अभी देखिएगा तो सुबह सबसे पहले आया कि 3 लाख रुपया हम हॉस्पिटल में नहीं दे पा रहे हैं, हमारा शरीर नहीं छोड़ रहा है। तो सबसे पहले पप्पू यादव उसके 3 लाख रुपया छुड़वाया, तब शरीर भिजवाया। फिर आ गया कि मेरी माँ मर गई और 64,000 रुपया बिल बना, 10 हम 34,000 दे दिए, शरीर नहीं छोड़ रहा। फिर पप्पू यादव उसके शरीर को छुड़वाया। ये तो हर दिन का रिकॉर्ड है। आप पॉडकास्ट पे कर रहे हैं, आपको और लोग मैसेज करने लगे? नहीं, पूरा दुनिया, हाँ नहीं, वो तो मैं हूँ तैयार। मैं तो बचपन से पॉडकास्ट कहीं तो लगा हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब फ्री है। यहाँ पर 9 लोग रहते हैं सेवा आश्रम में, 9 लोग जाके दिखाते हैं अस्पताल, पीएमसीएच में। किस बात का? हम तो चाहते हैं कि हमको लोग मदद ले। हम तो ईश्वर से कहते हैं, भगवान से, भगवान एक इंसान बना के रखो और जितनी हमसे मदद ले सकते हो लो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे काम करूंगा। इतना आप कह रहे हैं मदद करते हैं, और हमें पता भी है मदद नहीं करते हैं, वो सब कुछ सोशल मीडिया पर है। जो भी है आपको भगवान आपसे कराते हैं, एक माध्यम है। लेकिन जब आपको उस गाड़ी से धक्का दे दिया जाता है जहां तेजस्वी और राहुल होते हैं, तो क्या कौन था इसके पीछे? मैडम मैं एक बात बोलूं, पप्पू यादव किसी व्यक्ति से है, किसी दल से है? पप्पू यादव से दल है, दल से पप्पू यादव नहीं है। मैं जिस चेयर पर बैठता हूँ वो चेयर नाचता है, हम चेयर से नहीं है। मैडम मेरी ताकत सिर्फ गरीब है, आम आदमी है, सभी जात की यूथ है। मैडम मैं मर जाऊंगा, किसी जाति धर्म मजहब में नहीं फंसूंगा। मैं क्यों चलूँगा वहाँ? 6 बजे से मैं पूरा बिहार बंद कर दिया। हमारे लीडर राहुल गांधी आए, मैं वहाँ पर खड़ा था भीड़ में। चूँकि मेरी सिक्योरिटी नहीं थी, हम धक्का लगा, हम गिर गए, उठने का प्रयास किए, सिक्योरिटी हाथ दिया, फिर सिक्योरिटी हाथ हटा लिया। उसको बीजेपी के लोगों ने अपने तरीके से कहा पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया, नहीं चढ़ने दिया। चलिए मैडम, मेरे लिए यदि नहीं भी चढ़ने देता तो अपमान का विषय नहीं है। व्यक्ति का कोई अपना सम्मान स्वाभिमान नहीं होता, व्यक्ति का होता है। सार्वजनिक जीवन में हमारे लिए बिहार की जनता का सम्मान, उसका स्वाभिमान, गरीब का सम्मान स्वाभिमान, उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं वहाँ पर कहीं नहीं आता मैडम, उसको छोड़ दीजिए मैडम। जो चीज़ें थी नहीं, और पप्पू यादव जनता के बीच का बेटा और हीरो है। हम इन लोगों से ज़्यादा व्यूअर्स दुनिया हमको देखती है, पप्पू यादव को देखता है। प्रधानमंत्री जी इस खुशनसीबी में, इस मुश्किल में ना रहे कि उनको दुनिया देखती है। इन लोगों पर पैसा खर्च होता है तब दुनिया देखती है, इन लोगों को पे होता है। पप्पू यादव 1 रुपया ऑर्गेनिक है। पप्पू यादव, मैंने ज़िंदगी में मैडम 1 रुपया किसी चीज़ पर मैं खर्च नहीं करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे चाहने वाले और मेरे वर्कर्स को कि वो मेरे लिए जद्दोजहद करता है, लड़ता है। इसीलिए ये जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर जो लोग पैसा लगा खरीदते हैं फॉलोअर्स को, वो पप्पू यादव नहीं है मैडम। इन लोगों से ज़्यादा व्यूवर्स और ज़्यादा लाइकिंग और ज़्यादा ट्विटर पर रिट्वीट होता है मैडम, पीएम से, अन्य लोगों से आप उठा के देख लीजिए। इसलिए पप्पू यादव को किसी मंच की जरूरत नहीं है मैडम, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। वो एकदम बिल्कुल गलत बात। देखिए, जो खबरें हैं वो ये हैं कि पप्पू यादव जी के पास अभी कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो भाजपा से जुड़ नहीं सकते। मुसलमान भाई अलग हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, जन स्वराज में जा नहीं सकते। पप्पू सिंह जी वहाँ आ चुके हैं। आप बाकी के जो दल हैं, कांग्रेस के अलावा आपके पास, मतलब जेडीयू में आप जा नहीं सकते, तो आपके पास चूंकि कोई विकल्प नहीं। हम कहीं भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, वो मैटर अलग है। विचार को क्या करें हम? मैडम आप हमको बताइए, आपकी विचारधारा मतलब कांग्रेस के साथ नहीं, जो वैचारिक है, जो समाज में जिसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जहाँ यूथ होता है वहाँ कोई जात नहीं होता है। फार्मर्स की बात करता हूँ, बाढ़ में जाता हूँ, पटना के बाढ़ में तो सभी ऊंची जात के लोगों के लिए 11 दिन में रहा। रेमडेसिविर पहुँचाना हो तो सब जात थे। तो जो मेरा वैचारिक थॉट है मैं उसको कहाँ ले जाऊँ? एक दूसरी बात मैडम, पप्पू बाबू हमारे भाई हैं, हम लोग परिवार के हिस्से हैं। पप्पू सिंह जी, ये मैं आपको आज बता दूँ, किसी को गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। हम चुनाव लड़ना, एक घर में 2 आदमी भी लड़ते हैं, माधवराव सिंधिया वो लड़ते हैं, खून का रिश्ता नहीं है लेकिन धर्म का रिश्ता। हमारे घर से हमारे पापा, उनकी मम्मी, सब
कुछ का रिश्ता है और हम दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। वो हमको डांट भी देते हैं, कुछ बोल भी देते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। अब इसको मैं आपको बता दिया, ना कभी मैं प्रतिक्रिया दूंगा। जन स्वराज, हर आदमी को पार्टी चलाने का राइट है। वो अपने तरीके से, वो जेपी नहीं है, लोहिया नहीं है, वो महात्मा गांधी नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, पप्पू बाबू अलग पार्ट है, वो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। पार्टी की चीज़ें अलग है। वो ब्लैक मनी से आकर के और दस्तों हो करके आप पार्टी और आप बिहार सक्सेस नहीं कर सकते। बिहार के लिए बड़े लंबे संघर्ष की जरूरत है। और बिहार में जो अभी राजनीतिक भूख है, ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी के भीतर दूर दूर तक लंबे समय तक, अभी 30-40 साल 50 साल कोई ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी जी मुख्यमंत्री होंगे, दूसरे कोई नहीं होंगे। उस पर मुझे कोई ये नहीं है। तो इसीलिए आप वो बात छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जुड़ सकता, यहाँ नहीं जुड़ सकता। एक दो दूसरी चीज़, जदयू व्यक्तिगत रूप से मैं नीतीश कुमार जी को मैं बहुत मानता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ और मैं पर्सनली मैं उनकी इज्जत करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं उनके कभी, जैसे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मेरे लिए एक सच्चाई का एक मजबूत विचारधारा है, एक ताकत है, एक ऊर्जा का स्रोत है, वैसे ही नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए ये कहना कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर गडकरी जी अच्छे आदमी हैं, अटल जी थे, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात होती ही नहीं है, वो थोड़ा मेरे लिए अखबार है, वो थोड़ी दिक्कत होती है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं कोई बीजेपी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जब कोई व्यक्ति किसी तरीके से करता है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। आज आरजेडी में अहंकारी युवराज है। बीजेपी किसी के हो भी नहीं सकते। जब उद्धव बाला साहब ठाकरे और बादल के नहीं हुए, बूढ़े बादल के, तो शिंदे के नहीं हुए, रेड्डी के नहीं हुए, चौटाला के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए, नीतीश को 3 बार छोड़ा, 3 बार अपनाया, गाली दी, नीतीश को ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर ली। नीतीश जी की मानसिक स्थिति इतनी डिटेल लोगों ने कौन लाया? और इतने लंबे समय होने के बाद अभी तक अमित शाह जी ने एक बार नहीं कहा कि चुनाव के बाद हम मुख्यमंत्री, चुनाव के बाद देखेंगे। इस बार क्या मतलब, नीतीश ही रहेंगे मुख्यमंत्री अगर जीत जाते हैं? ये तो बीजेपी तो चाहती नहीं है कि नीतीश कुमार जी रहे मुख्यमंत्री। वो तो हमेशा झगड़ा में, घर में आग लगाता है। कभी मांझी और चिराग जी को लड़ा देगा, कभी उपेंद्र कुशवाहा से कुछ बुलवा देगा। अगले बार हनुमान बना करके नीतीश कुमार को ख़त्म किया गया। तो ऐसा नहीं है। मैं जब चीज़ें आएगी तो हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व इधर आए। और तेजस्वी यादव जी, जब उनकी, आपने एक बार कहा भी है कि नीतीश कुमार जी इधर आए, लेकिन नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को देखते हुए तो कहा जा रहा है कि अब वो राजनीति में लंबा नहीं चल पाएंगे। वो बात बिल्कुल ठीक है कि राजनीतिक रूप से मानसिक स्थिति, जिस तरीके से उम्र और बीमारी, वो प्रॉब्लम होता है और होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर सवाल होगा, पर्सनल क्रेडिबिलिटी पर सवाल आज भी नहीं है। ईमानदारी के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में आप इसको समझ लीजिए। और मैं बेबाक जोर जोर से चिल्ला के बोलता हूँ। अब लालू यादव जी के बारे में बोलता हूँ कि सामाजिक न्याय की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन महागठबंधन धर्म में हम सब लोग हैं। तेजस्वी जी हैं, हम भी हैं, और हम चाहेंगे राहुल गांधी जी का जो विजन है, जो राहुल गांधी जी आज भी जो जिस तरीके से लड़ाई सदन और सदन के बाहर लगातार लड़ते हैं, जो इस इशू को लेके, सिंदूर को लेकर के, अभी टैरिफ को लेकर के, चाइना को लेकर के, अन्य चीज़ों को लेकर के जो एक सब सामने सच्चाई लाते हैं, इकोनॉमी को लेकर के, कोरोना में किस तरीके से जेब में क्या जाना चाहिए, लगातार राहुल गांधी जी बोलते रहे हैं। तो हमको राहुल गांधी जी के विजन पर ही, जब यूपीएससी और बच्चों की बीपीएससी की लड़ाई की बात आएगी तो राहुल गांधी का विजन होगा। जाति जनगणना और आरक्षण की बात आएगी 42%, तो राहुल गांधी जी का। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, लगातार अभी सवाल उठ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। सब कुछ सामने आ गया, कर्नाटक से लेके हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र, सब कुछ सामने। लेकिन चुनाव आयोग पर सीधा सीधा प्रहार करना, चुनाव आयोग तो कह रहा है आप शपथ पत्र पर साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए, अगर आपकी बात गलत निकलेगी तो कार्रवाई होगी। हमको तो समझ में नहीं आता, ये चुनाव आयोग अलाउद्दीन के चिराग है क्या? ये भगवान है क्या? किसी ने अपॉइंट किया है चुनाव आयोग को, तो जो अपॉइंट किया क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? ये दुनिया में है क्या ऐसा हिस्ट्री? संविधान से ऊपर तो कोई है नहीं। संविधान बनाता कौन है? पार्लियामेंट। व्याख्या कोर्ट कर सकती है, तो ये संविधान से ऊपर तो है नहीं। इसके तो एक एक घटना सामने में है। जिस 2 स्टेट को एक साथ होना चाहिए उसको डेट बढ़ा दिया, उसको ऐसे कर दिया।
चुनाव होना चाहिए, कब चुनाव कर दिया 3 महीना पहले, चुनाव कर दिया 3 महीना पीछे। तो हर समय जिस तरीके से लगातार न्याय के मंदिर पर हमला है, जी लोकतंत्र के मंदिर को चुराने की बात हो रही है, लगातार सामने में आया। एक रूम में, इस रूम में 80 वोटर को दिखाया गया है। इस रूम में यहाँ 80 वोटर रहते हैं, इस रूम में 80 वोटर रहेंगे? ना कोई ना कुछ, फोटो है ही नहीं। एक फोटो 12 बूथ पर, और 12 पर वो जाके वोट डाला है। अब बताइए डेमोक्रेसी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर सच्चाई है तो नहीं, वो तो सामने में उन्होंने दिखाया। नहीं दिखाया नहीं, उन्होंने जो चुनाव आयोग का दस्तावेज है उसी से दिखाया, अपना कोई दस्तावेज नहीं दिया। उन्होंने फिक्स फॉर्म 6 को लाया, उन्होंने सारे चीज को लाया। अभी SIR जिस पर 65 लाख, मैडम यदि गलत वोटर पर हम PM और MP बने हैं तो सबसे पहले डिसॉल्व करिए लोकसभा और चलिए चुनाव में चलते हैं। तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जी भी सही तब नहीं है, तो पहले चुनाव में चलते हैं। आपने कह दिया 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं, 8 लाख लोग डबल जगह, मतलब 1 महीने में टर्की से सैटेलाइट लाए और सैटेलाइट से पता कर लिया। 20 वोटर मर गए और 20 वोटर का नाम है, 80 वोटर जिंदा है, उस 80 वोटर का नाम नहीं है। तो सब कुछ सामने है मैडम। तो आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव भी प्रभावित होने वाला है, जो 65 लाख वोटर की आप बात कर रहे हैं? यदि विपक्ष एक होकर के इस पर गंभीर निर्णय नहीं लिया तो मुझको समझ में नहीं आता। कोर्ट से यदि कोई उम्मीदें, हमारी विश्वास यदि हमारा डिग गया तो हम लोगों को कोई ना कोई मजबूत और कठोर निर्णय लेने पड़े। अब निर्णय हमारे नेता राहुल गांधी का काम है। बिल्कुल। कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहूंगी, रैपिड फायर की तरह। जी पूछिए ना। बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चालाक नेता? अब आप हमको बताइए, हम तो ना 3 ना 13 ना कुछ। यदि बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में चालाक पूछेगा तो हम बोल देंगे अमित शाह जी। और बिहार के राजनीति में यदि हमसे पूछिएगा, चाणक्य की बात पूछेगा तो नीतीश जी तो हैं सोशल इंजीनियरिंग के माहिर। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, किसके साथ रैली में ज्यादा मजा आता है? राहुल गांधी जी कहाँ, राजा भोज। आप चलिए छोड़िए, हटाइए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत? झूठ बोलना। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक? हमेशा पॉजिटिव सोचना, निगेटिविटी में बहुत नहीं रहना। अगर आप चुनाव आयोग के प्रमुख होते तो सबसे पहले क्या बदलते? TN सेशन और KG राव को याद करिए, प्रभावित कम होते थे, जबकि हमको भी, मेरा भी चुनाव कंटरमाइंड किया था। तो फेयर डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए सब काम करनी चाहिए और बिना प्रभावित हुए, स्वतंत्र निर्णय। राजनीति में सबसे कम भरोसेमंद शब्द? जी, राजनीति में सबसे कम भरोसे वाला शब्द? हमारी नीयत कभी साफ नहीं रही, और नेता पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। सांप पर कर लीजिए, दुट्टेंगा, नेता पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिहार की जनता ज्यादा भावुक या ज्यादा प्रैक्टिकल? नहीं, भावुक, प्रैक्टिकल नहीं। पप्पू यादव का एक ऐसा गुण जो विपक्ष भी मानता है? अब अपना गुण के बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे हमारे दरवाजे से कोई लौट के जा नहीं सकता। जात धर्म आता नहीं, और पागलपन है, जुनून है सेवा करने की। हर लोगों की मदद और गरीबों का आंसू पूछना चाहता हूँ। किस नेता का भाषण सुनते ही नींद आने लगती है? मैं किसी नेता का भाषण, सच्चाई में आपको बता दूं, सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर एक सच रहता है राहुल गांधी जी के भीतर। उसके बाद मैं किसी नेता का भाषण नहीं सुनता हूँ। कितना झूठ सुनता रहूँ। राहुल गांधी का 3 शब्दों में वर्णन? अहंकार नहीं है, बहुत नॉर्मल आदमी है, साफ आदमी है, संघर्ष के प्रतीक बन गए हैं, और सच्चाई बोलने की हिम्मत है। कुर्सी के लिए लोभ लालच नहीं है। भाजपा में सबसे दमदार वक्ता? आप झूठ से बोलने वाले दमदार वक्ता तो नरेंद्र मोदी हैं, और सच्चाई बोलने वाले और साफ सुथरा बोलने वाले गडकरी जी हैं।
विपक्षी एकता में सबसे बड़ी कमजोरी? कांग्रेस से वो अपना दुश्मन विपक्ष ज़्यादा मान लेती है। अब बीजेपी को कम लगता है कांग्रेस बढ़ेगी तो विपक्षी की जो सेकुलर इमेज है वो ख़त्म होगी, और बीजेपी जिंदा रहेगी तो क्षेत्रीय पार्टी जिंदा रहेगी। यही सबसे बड़ा दुश्मन है कांग्रेस का। राजनीति छोड़नी पड़ी तो क्या करेंगे? पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ते रहते हैं, किताब भी लिखेंगे और सेवा करते रहेंगे अनवरत। बिहार का सबसे कम आंका गया नेता? कम आंका गया नेता तो बिहार में मेरे ख्याल से वो आप भी हो सकते हैं। कम आंका गया नेता के बारे में हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं तो नेता हूँ नहीं, मैं तो नेता हूँ नहीं कि मैं अपने बारे में बोलूँ। मैं तो आपको कई बार कह चुका हूँ कि नेता होते तो हम बहुत पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों पर पहुँच गए होते, क्योंकि नेताओं का कैरेक्टर जो है वो मिक्सअप है, वो दलाली, वो बिल्कुल उसका जो कैरेक्टर है बहुत सच बोलने की नहीं होती है। और उस नेता सेवा कर ही नहीं सकता, नेता मदद कर ही नहीं सकता। चुनाव में नेता एक दूसरे की चीज़ें करता है। अच्छा, मैं बीच में एक सवाल, प्रशांत किशोर को आप किस तरह का नेता मानते हैं? नेता हो तब ना, किसी तरह का नेता। वो नेता कहाँ से आ जाएगा? नेता बनने के लिए लोगों को 25 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल और अंतिम समय लग जाता है। अभी ब्लैक मनी और मार्केटिंग और सोशल मीडिया, वॉशिंग पाउडर, निरमा चश्मा गोला गायब, और जिसको कुछ पता नहीं, न पूरब न पश्चिम, और मेडिटिंग बॉब मंगा करके 100 घाट का पानी पी के दिल्ली चले हज करने के लिए। कभी अमेठी, कभी मोदी, कभी नीतीश, तो कभी रेड्डी, तो कभी ममता, तो कभी उद्धव, तो कभी तो वो तो खुद किंग मेकर बने रहे। तो कभी किंग मेकर का मतलब क्या? तो जो आदमी नौकरी किया, किंग मेकर किस चीज़ का? नौकरी किया, पैसा लिया, नौकरी किया, गजब बात। अब किस टाइप का जन स्वराज पार्टी को ही मतलब वो कर पाएगी? वो तो पता चल जाएगा आपको 3 महीना। हम तो ज्योतिष है नहीं, हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। 3 महीना के बाद गयो माघ 29 दिन, 3 महीना में सब, 2 महीना में आपको दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ जाएगा। किसी तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी? मैं तो ये भी नहीं कहूँगा किसी के बारे में क्या छोड़ेगा क्या नहीं छोड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। वो बिहार है, और आदमी खो देता है, अपनी ज़िंदगी खत्म कर देता है, तब भी पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं कर पाता है। पॉलिटिक्स में सक्सेस करने के लिए हड़बड़ी नहीं हो सकती, और पैसे से पॉलिटिक्स नहीं खेला जा सकता। तेजस्वी कितने बड़े नेता? विरासत में मिली है सबको, सब लोग विरासत के लोग हैं। लेकिन राजनीतिक गुण तो लालू यादव जी के बेटे हैं। बेटे तो तेज प्रताप भी हैं। सब हैं, सभी लोग। लालू यादव जिसको एक्सेप्ट कर लिया वो बेटा हो गया। तेज प्रताप को कर लेता वो हो जाता, मीसा जी को कर लेती वही हो जाता। अब जब तेज प्रताप जाके गठबंधन करते हैं 5 छोटे छोटे दलों से, मतलब क्या आपको लगता है? मैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं, और मैं ना तेज प्रताप जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, ना तेजस्वी जी के बारे में। चीज़ों को पॉलिटिक्स में मत लाइए, उसको एजेंडे में मत रखिए। एक ऐसा कानून जिसे आप तुरंत बदलना चाहेंगे? भ्रष्टाचार हर कीमत पर सबसे पहला मिटा देना चाहेंगे। एजुकेशन और हेल्थ। एक वाक्य में पप्पू यादव का विजन फॉर बिहार? कंप्लीट रूप से चेंज। 12 करोड़ 90 लाख लोगों की खुशियाँ, उसकी इकोनॉमी, और किसी भी व्यक्ति पर इकोनॉमिकल बोझ नहीं पड़ने देना। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मोटेशन हो, जमाबंदी हो, चाहे पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो। हर परिस्थिति में 6 महीने के अंदर 0 टॉलरेंस। भ्रष्टाचार आपको मर जाइएगा नहीं मिलेगा। एक भी नेता, माफिया, किसी भी आम आदमी पर खतरा नहीं हो सकता। हेल्थ को नंबर 1 करेंगे, एजुकेशन को नंबर 1 करेंगे। हर कीमत पे बैंकिंग सिस्टम को सामने लाएंगे, और 3 करोड़ बिहारी को बिहार लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पप्पू यादव जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।